हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएस पॉइंट। आज हम लोग यहाँ पे अपना बात करने वाले हैं तो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। ठीक है, तो अभी जो अपना चैप्टर चल रहा है यानी कि हम कोल्ड वार एरा के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे पूरा डिटेल से समझेंगे, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जीएस पेपर फर्स्ट सेकंड। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग ऐसा मत समझिएगा कि पॉलिटी हमारे जीएस पेपर सेकंड में आती है तो सेकंड के लिए ही इंपॉर्टेंट है। मैंने कल आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे, यानी कि क्वेश्चन बताए थे कि उनका ट्रेंड क्या होता है। ठीक है, कि वो सिर्फ एक एंगल से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, हमें सबको क्या करना पड़ता है, उसमें मिक्सचर उसका बना के चलना पड़ता है। ठीक है, हम सोचे कि अलग अलग कर लेंगे तो ये थोड़ा सा हमारे लिए टफ हो जाता है। तो इसलिए हम इसको पूरा अच्छे तरीके से डिटेल से समझेंगे कि इसका क्या कैसे क्या घटनाएं हुई थी। इसके कुछ फैक्ट भी हैं, उन्हें भी हम लोग नोट करते जाएंगे साथ साथ। जैसे कि हम आप सब देखें कि जो प्रथम विश्व युद्ध होता है वो 1914 से 1918 तक होता है। द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो 1939 से 45 तक होता है। और फिर उसके बाद हम देखें कि जो अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी नामक दो शहर में क्या किया गया था, परमाणु बम गिराए गए थे। ठीक है, और उससे ही 1945 में क्या होता है कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति होती है। और उसके जस्ट कुछ ही दिनों बाद क्या होता है कि हम देखते हैं वहाँ पे कि शीत युद्ध की घटना सामने आती है। और शीत युद्ध का पूरा हमने अभी थोड़ा सा ही उसका डिटेल समझा है। ठीक है, कि और यहाँ पे मैंने बताया भी था कि आप एथिक्स में भी जब आंसर लिखेंगे तो उसे इस एग्जाम्पल को पुट कर सकते हैं कि किस तरीके से बुद्धि विवेक से आदमी काम ले सकता है और काम बन सकता है। तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो इससे क्या है, पूरा आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे। यही आप समझिए कि जो जितना पढ़ रहे हैं तो बस इसे लिंक करने की आप हैबिट डालिए कि कहाँ पे ये लिंक हो सकता है। ठीक है, कि एक हमने C13 का जो ये पढ़ा कोल्ड वार का, तो ये कहाँ कहाँ पे हमारा लिंक हो जाएगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया ना कि एथिक्स में आप ऐड कर सकते हो कि यहाँ पे बुद्धि विवेक से कोई रिलेटेड क्वेश्चन आता है, उसमें आपके क्वेश्चन अभिव्यक्ति से रिलेटेड या विचार से रिलेटेड कि आप किस तरीके के अपने विचार रखते हैं या कैसे विचारों का उपयोग करके सही निर्णय लिए जा सकते हैं, कुछ भी इसमें से कई तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि क्यूबा का एग्जांपल दे सकते हैं। क्यूबा का जो संकट था परमाणु संकट था। ठीक है, उसे परमाणु संकट के नाम से जानते हैं। तो पूरी हिस्ट्री ना लेके आप क्यूबा के परमाणु संकट का एक एग्जाम्पल बस उसका नाम लिख सकते हैं। ठीक है, कि वहाँ पे जो रसियन प्रेसिडेंट के द्वारा किया गया वो काफ़ी बेटर था। और ये साबित करता है कि यदि विवेक से काम लिया जाए तो काम बेहतर बन सकता है। ठीक है, तो वहाँ पे युद्ध होते होते रह गया था। क्या हो गया था? युद्ध होते होते रह गया था। तो आप इससे कोल्ड वार कह सकते हैं। अब थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे कि दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ, दो महाशक्तियाँ थी। आपको पता है अमेरिका और क्या थी आपकी सोवियत संघ थी। उस टाइम पे सोवियत संघ कहा जाता था रसिया को। ठीक है, तो सोवियत संघ था। अब यहाँ पे थोड़ा सा दोनों को ही ये समझते हैं क्या क्या था। प्लीज़ फिर मैं बोल रही हूँ कि ध्यान से थोड़ा सुनने की कोशिश करिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है ये सब। ठीक है, और ध्यान से सुनेंगे तो कोई बुक आपको, ये मैं गारंटी देती हूँ कि कोई बुक आपको पढ़ने की अदर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितना यूपीएससी को चाहिए आप मोर देन सफिशिएंट आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से यदि हम देखें कि क्या बात की जा रही है कि दोनों महाशक्तियाँ विश्व के विभिन्न हिस्सों पर अपने प्रभाव का दायरा बढ़ाने के लिए तुली हुई थी, दोनों ही महाशक्तियाँ। ठीक है, अब दोनों महाशक्तियाँ में आई होप कि आप दोनों का नाम समझ रहे होंगे, अमेरिका और सोवियत संघ। ठीक है, तो इनमें से आप रसिया का यूज नहीं करेंगे, सोवियत संघ। भले ही आप कोष्टक में लिख दे वर्तमान रसिया या वर्तमान रूस, लेकिन जब इस टाइम की घटना लिख रहे होंगे ना तो उस टाइम के ही जो उसका नाम था आप वही लिखेंगे। यदि हम बात करें कि जैसे हम मॉडर्न हिस्ट्री में आंसर करते हैं तो वहाँ पे यदि मुंबई को बम्बई कहा जाता था तो हम उसे बम्बई ही लिखेंगे। ठीक है, बॉम्बे ही लिखेंगे। भले ही कोष्टक में वर्तमान मुंबई आप लिख सकते हो, लेकिन उस टाइम की जो वर्तमान स्थिति थी कि उस टाइम पे जब ये घटना चल रही थी कि जब अंग्रेज वहाँ पे शासन कर रहे थे, उस टाइम उसे बम्बई या बॉम्बे कहा जाता था। तो आप वही लिखने की कोशिश करें। ठीक है, तो बेटर होगा
इसमें क्या हुआ कि जो दोनों शक्तियाँ थी अपना दायरा बढ़ाने के लिए बहुत आगे तक आई, और यही घटना था कि युद्ध होने के कगार पे आ चुकी थी और दुनिया दो गुटों के बीच बहुत स्पष्ट रूप से बट गई थी। और ऐसे में क्या हुआ कि किसी मुल्क के लिए एक रास्ता यह था कि वह अपनी सुरक्षा के लिए किसी एक महाशक्ति के साथ जुड़ा रहे। अब यहाँ पे ये दो तो ठीक था कि दोनों पहले दोस्त थे, बाद में दुश्मन बने, अलग अलग हुए, ठीक है। अमेरिका, क्योंकि हमने सेकंड वर्ल्ड वार में देखा कि अमेरिका, रशिया, जापान, ब्रिटेन ये साथ रह के लड़ रहे थे, ये अपने पक्ष के जो भी पार्टी थे तो वो साथ थे, ठीक है। लेकिन बाद में ये अलग अलग होते हैं दोनों। लेकिन समस्या अब उनके लिए बन गई जो अदर कंट्रियाँ हैं, जैसे इंडिया है, नेपाल है, पाकिस्तान है, भूटान है, या जितने भी अफ्रीका के जो कंट्रियाँ हैं, तो इनमें अब प्रॉब्लम्स क्या आ गई कि भाई हम किस में ऐड हों, ठीक है, कि अब हमें भी ऐड होना है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम ये होना चाहिए कि किसी न किसी का तो हमें साथ देना पड़ेगा, क्योंकि हमें वैश्विक राजनीति भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है, ठीक है। हम इंटरनल सिक्योरिटी भी पढ़ते हैं तो इसमें देखते हैं, और इंटरनेशनल रिलेशन भी पढ़ते हैं तो हमारी आंतरिक सुरक्षा की भी हम बात करते हैं, और उसके बाद हम बात करते हैं कि बाहर के रिलेशन कैसे हैं, ठीक है। ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हमारा जो राष्ट्र है उसमें बाहर के रिलेशन, जो बाहर के राष्ट्रों से रिलेशन किस तरीके का है, क्योंकि उसका हमारे यहाँ कई तरीके का इकोनॉमिकली जो है उसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, राजनीतिक हो गया, सामाजिक कई तरीके का यहाँ पे प्रभाव पड़ता है। और हमारे यहाँ नहीं, हर एक राष्ट्र में। तो उनके लिए क्या हुआ, थोड़ा सा मुश्किल हो गया कि अब हम रशिया का साथ दें या अमेरिका का साथ दें, क्योंकि दोनों ही ताकतवर थे। अभी इंडिया के हम उसमें बात करेंगे कि ये किसके साथ जाता है, उस टाइम पे भी ये किसके साथ था, हमारी ज़्यादा हेल्प कौन कर रहा था, ये भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ कि उनको तो थोड़ा सा संशय था, और एक राष्ट्र को नहीं कि सिर्फ इंडिया को, कई सारे राष्ट्र जो थे उन सबको था कि हम जाएं किसके पास, क्योंकि दोनों ही पावरफुल हैं। और उसके बाद क्या हुआ कि दूसरी महाशक्ति तथा उसके गुट के देशों के प्रभाव से बच सके, और परस्पर विरोधी गुटों के अपेक्षाकृत छोटे देशों ने क्या किया कि महाशक्तियों के साथ अपने अपने, यदि हम देखें कि जुड़ाव का इस्तेमाल निजी हित में किया, और इन देशों को स्थानीय प्रतिद्वंदी देश के खिलाफ सुरक्षा का वायदा मिला और हथियार और आर्थिक मदद भी मिली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इन्होंने जो भी था कि हम किससे जुड़े किससे ना जुड़े, वो अपने निजी हित को देखते हुए किया कि ज़्यादा फ़ायदा हमारा कहाँ से हो सकता है, ठीक है। क्योंकि यदि हमें रसिया की ज़रूरत थी, सोवियत संघ की ज़रूरत थी कुछ चीज़ों के लिए, तो कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो कि हमें या एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कुछ भी करना है तो अमेरिका की भी ज़रूरत हमें थी। और आज भी हम यहाँ पे अभी फिलिस्तीन इजराइल का हो रहा है, तो आपने देखा होगा कि भारत की जो स्थिति होती है ना कि वो कहाँ पे साथ दे रहा है। डायरेक्टली यदि उसने इजराइल का साथ दे दिया तो कहीं ना कहीं फिलिस्तीन में गड़बड़ होनी है, ठीक है। हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट हर जगह से हो रहा है, और हम नहीं चाहते हैं, कोई भी कंट्री नहीं चाहती है कि वो बंद हो। तो फिर हमें इस सिचुएशन में जब आर पार की हो जाती है तो ये देखना पड़ता है कि भाई ज़्यादा फ़ायदा अब कहाँ से हो रहा है, कि ज़्यादा यदि हम इसका साथ छोड़ रहे हैं तो ज़्यादा नुकसान हो सकता है कि हमारा यहीं से हो। तो फिर कुछ ऐसी सिचुएशन में भी लोग फैसला लेते हैं। कुछ यहाँ पे भी वही कंडीशन चल रही थी, और इन देशों ने क्या किया कि इन देशों को स्थानीय प्रतिद्वंदी देश के खिलाफ सुरक्षा का वायदा मिला और हथियार और आर्थिक मदद मिली, और इन देशों की अपनी पड़ोसी देशों से होड़ थी। महाशक्तियों के नेतृत्व में हम देखें कि गठबंधन की व्यवस्था से पूरी दुनिया के दो खेमे में बढ़ जाने का खतरा पैदा हो गया। गठबंधन की व्यवस्था भाई यहाँ पे चल रही थी, और उसके बाद क्या हुआ कि यह विभाजन सबसे पहले यूरोप में हुआ, और पश्चिमी यूरोप के अधिकतर देशों ने क्या किया कि अमेरिका का पक्ष लिया। ये जो विभाजन हुआ कहाँ पे हुआ, यूरोप में सबसे ज़्यादा हुआ। विभाजन हर जगह पे हुआ, यूरोप में यहाँ पे बताया जाए कि ज़्यादा हुआ, ठीक है। तो जो यहाँ पे वेस्टर्न कंट्रियाँ थी वो कहाँ पे शामिल होने का फैसला करती हैं, किसके फेवर में जाना चाहती हैं, तो ये फैसला अपना लेती है कि हम अमेरिका के पक्ष में हैं, ठीक है। जबकि पूर्वी यूरोप सोवियत खेमे में शामिल हो गया, और इसलिए ये खेमे पश्चिमी और पूर्वी गठबंधन भी कहलाते हैं, ठीक है। कि यूरोप का जो आपका ये यूरोप वाला पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे आपका रसिया है, यहाँ पे एशिया आप कह सकते हो, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे अफ्रीका है, ये यूरोप है आपका, ठीक है। तो ये यूरोप वाला जो पार्ट था, तो आधा पार्ट ये वेस्टर्न वाला क्या किया कि हम भाई अमेरिका में मिलने वाले हैं, ठीक है। इधर वाले सोवियत संघ में मिल गए। अब ये दोनों ही अलग अलग खेमों में बढ़ गए। इसे अब गठबंधन की सरकार भी यहाँ पे कहा जा रहा है कि गठबंधन
ठीक है। अब गठबंधन की सरकार कहें ऐसा नहीं है, क्योंकि पर्टिकुलर एक कंट्री नहीं थी वहाँ पे, पूरे कई सारे लोग मिलके कर रहे थे। तो इसमें क्या हुआ कि गठबंधन भी कहलाए, क्योंकि पूरब और पश्चिम में बढ़ गए थे। जैसे भारत का विभाजन हुआ तो पाकिस्तान बना, ठीक है। उसके बाद भाई पाकिस्तान था, तो पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान था, पश्चिमी पाकिस्तान था, ये दो पार्ट में था। और पूर्वी पाकिस्तान जो था वो अपने से अलग कंट्री बना था, बाद में बांग्लादेश बनता है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ भी हुआ कि यूरोप एक महाद्वीप है। आपको याद होना चाहिए कि यूरोप एक महाद्वीप है, उस महाद्वीप के अंदर बहुत सारी कंट्रियां हैं। तो वो कंट्रियां कुछ यहाँ कंट्रियां मिल गई सोवियत में, और इधर की कंट्रियां मिल गई अमेरिका में। पूरी घटना आप प्लीज अपने माइंड में ना एक स्टोरी टाइप में बैठा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद क्या हुआ कि पश्चिमी गठबंधन ने क्या किया कि स्वयं को एक संगठन का रूप लिया जो वेस्टर्न वाले थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इधर वाले जो यूरोप के थे उन्होंने एक अपना गठबंधन का बनाया, और अप्रैल 1949 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो की स्थापना हुई, और जिसमें 12 देश शामिल थे, ठीक है। यहाँ पे अभी मैं आपको यदि बताऊं तो आप लोगों के लिए आज का होमवर्क है कि नाटो के बारे में आपको पूरा डिटेल से पढ़ना है। नाटो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और ये आपके एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। सो प्लीज़ आप लोग पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद आप हमें ये बताएंगे कि जो नाटो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसके कितने अभी वर्तमान तक में कितने सदस्य देश शामिल हैं। यहाँ पे 12 कंट्रियाँ लिखी गई हैं, तो हो सकता है कि 12 ही हो या और बढ़ गई हो। सो प्लीज़ आप लोग इसे करके बताइएगा, जो मैं बोल रही हूँ उसे स्किप मत कर दीजिएगा, क्योंकि ये आपके सिलेबस में है, आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। साथ साथ आप कंप्लीट करते जाइए। तो इसमें क्या हुआ कि 1949 में इसकी स्थापना होती है, और यहाँ पे यदि हम देखें कि जिसमें 12 देश शामिल थे, और इस जो संगठन ने घोषणा की थी, इसका क्या घोषणा था थोड़ा सा इसको देखते हैं कि उत्तरी अमेरिका अथवा यूरोप के इन देशों में से किसी एक पर भी हमला होता है तो उसे संगठन में शामिल सभी देश अपने ऊपर हमला मानेंगे, ठीक है। अब देखिए पूरी स्टोरी को आप समझिएगा। नाटो आपको कभी नहीं भूलने वाला है। यहाँ पे जो मैं कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, ये आपका ये मैप यहाँ पे बना हुआ है, हो सकता है यूरोप मिल जाए, ठीक है। यहाँ पे यदि आप देख रहे हैं तो ये यूरोपीय कंट्री है, ये इधर देखिए, ठीक है। ये आपका अब एशिया वाला पार्ट है, इधर ये छितरा बितरा सा यूरोप है, ठीक है। अब यूरोप में क्या होता है कि जो पश्चिमी इलाके वाले देश थे यूरोप के, ठीक है, इधर वाले जो कंट्रियां थे, आप अभी एटलस खोलेंगे तो इधर की कंट्रियां आपको बहुत सारी जो हैं वो साफ साफ दिखाई देंगी कि कौन सी ऐसी कंट्रियां थी जो कि कहाँ पे जाके मिलती हैं आपके यहाँ अमेरिका में, ठीक है। ये इधर यूएसए यहाँ पे है, ठीक है, उत्तर अमेरिका का एक देश है, इधर आके ये मिलती हैं। ये क्या करते हैं, अपना अलग संगठन बनाते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि पश्चिम वाले अपना एक अलग संगठन बनाते हैं जिसे नाटो कहते हैं, या नॉर्थ अटलांटिक संगठन जो था। और यहाँ पे देखेंगे कि जैसे मैं कुछ एग्जांपल के लिए आपको देशों का नाम बता रही हूँ कि पुर्तगाल हो गया, स्पेन हो गया, जो वेस्टर्न में आपके आते हैं। उसके बाद लंदन है, फ्रांस है, तो ये सारे कंट्रियाँ, आयरलैंड है, ये कहाँ पे इधर अपना ये बनाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आप प्लीज़ बताइएगा कि संगठन में कौन कौन से सारे देश नहीं शामिल हुए थे, तो कितने हुए थे और अभी कितने हो चुके हैं, और कितना लेटेस्ट में कौन अभी शामिल हुआ है, वो सब चीज़ें आप क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन कुछ ऐसे ही बनते हैं और मुझे बार बार बताने की ज़रूरत ना हो। आप लोग प्लीज़ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व किया करिए तो बेटर होगा। अब उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ। इसका सन भी याद रखिएगा 1949 है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि कोई भी यदि अमेरिका के या यूरोप के इन देशों में जो इसके मेंबर हैं, नाटो के जितने भी देश मेंबर हैं, चाहे वो अमेरिका का हो या कि हम बात करें यहाँ पे जो यूरोप की कंट्रियाँ शामिल है, उसमें से यदि हमला करता है तो क्या माना जाएगा कि उसने पूरे यानी कि शामिल सभी देश अपने ऊपर हमला मानेंगे। किसी एक देश पे यदि कोई हमला कर रहा है, ये नाटो का मेन उद्देश्य बनाया गया था कि यदि कोई एक देश पे हमला करेगा तो माना जाएगा कि वो जितने इसके सदस्य हैं उन सब पे हमला किया, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ कि नाटो में शामिल
हर देश एक दूसरे की मदद करेगा। और जब ये मानेंगे कि नहीं ये हम पे हमला हो, जैसे कहते हैं ना कि हमारा एक परिवार है और एक परिवार में यदि आपके मान लीजिए भाई पे हमला किया, तो आप ये मानेंगे कि आज भाई पे हमला किया, कल हमारे पास भी कर सकता है, यानी भाई पे हमला बराबर हमारे हमला किया है, ठीक है, कि हमारे साथ भी यही घटना हो सकती थी, तो आप मानेंगे कि हमारे साथ भी यही हुआ है, हम बदला लेने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि नाटो में शामिल हर देश एक दूसरे की फिर मदद करेगा कि यदि एक पे भी हुआ, आप आई होप कि समझ रहे होंगे कि 12 कंट्रियां अभी जो शामिल हैं, प्लीज़ अभी उसकी संख्या बढ़ी है, आप देख लीजिएगा, हो सकता है कि एग्जैक्ट भी हो या बढ़ी है, ठीक है, वो सही कर लीजिएगा आप लोग। तो वहाँ पे जो कंट्रियां हैं ना, उनमें से एक पे भी हमला हुआ तो पूरे पे माना जाएगा और सारे एक दूसरे की मदद करेंगे, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन इसीलिए बनाया गया था। और उसके बाद क्या हुआ कि इसी प्रकार के पूर्वी गठबंधन को वारसा संधि यानी कि वारसा संधि के नाम से जाना जाता है और इसकी अगुवाई सोवियत संघ ने की। अब देखिए पूर्वी गठबंधन भी या पूर्वी संगठन भी बन गया। ये जो यूरोप का ही दोनों का भी विभाजन हुआ, यूरोप की ही बात कर रहे हैं, यूरोप की कंट्रियां मिल रही कहीं और की नहीं। तो एक तो आपका कंसेप्ट ये भी क्लियर हो रहा है कि यूरोप की कंट्रियां ही नाटो पे या अमेरिका की कंट्रियां नाटो पे शामिल होंगी, ठीक है। उसके बाद जो पूर्वी यूरोप है उस यहाँ पे वारसा की संधि होती है और ये वारसा की संधि कई बार पूछी गई है एग्जाम में, ठीक है। तो जो वारसा की संधि के नाम से जानी जाती है और इसकी अगुवाई कौन कर रहा था, सोवियत संघ कर रही थी। इसकी स्थापना 1955 में हुई, यानी कि ये 1949 में ही, बड़े पहले से ही डेवलप लोग थे, 1949 में ही भैया काम कर देते हैं। हमारा होता 1955 में, खैर हमारा तो कुछ भी नहीं है, जो है सबका है, ठीक है। तो यहाँ पे 1955 में हुई और इसका मुख्य काम क्या था, नाटो में शामिल देशों का यूरोप में मुकाबला करना। अब इनका भी उद्देश्य इनके उसी में बनाए थे कि भैया ये लोग ऐसा यदि करते हैं तो हमें भी अपना संगठन बनाना चाहिए, हमारे अंदर भी एकजुटता आनी चाहिए ना, वरना तो ये फिर हमारे ऊपर तो कोई हमला करे, एक के करे तो हम सबका मानेंगे, लेकिन हमारे पास पावर मिल जाए कि हम सब पे करेंगे, हमारे पे कोई करे तो हम सबका मानेंगे, लेकिन हम सब पे करें कोई दिक्कत नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनकी मोनोपोली आ जाती है। इसलिए इन्होंने क्या किया कि 1955 तक में खुद का भी एक वर्षा की संधि करते हैं और उसमें से अपना भी एक इस्टेब्लिश करते हैं यहाँ पे। और उसके बाद क्या होता है, मेन टारगेट क्या था, नाटो में शामिल देशों का यूरोप में मुकाबला करना। पूरी आप स्टोरी समझ लेंगे तो ज़्यादा दिक्कत आपको फिर उसे रटने में नहीं होगी, क्योंकि रटने से बेटर है कि दिमाग में एक बार कंसेप्ट बैठ जाए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि शीत युद्ध के दौरान अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों का निर्धारण महाशक्तियों की ज़रूरतों और छोटे देशों के लाभ हानि के गणित से होता था। और जैसा कि ऊपर बताया जा चुका आपको कि महाशक्तियों के बीच तानातनी जो था उसका मुख्य अखाड़ा यूरोप बना, यानी कि इन दोनों के बीच का जो था ना वो मेन टारगेट यूरोप ही बन गया कि यहीं पे अब होना जो होना, क्योंकि दो में बट गए वो, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, कुछ एक मामलों में यह भी हुआ कि महाशक्तियों ने अपने अपने गुटों में शामिल करने के लिए कुछ देशों पर अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और पूर्वी यूरोप में सोवियत संघ की दखलंदाजी इसका उदाहरण है। पूर्वी यूरोप में सोवियत संघ ने कहीं कुछ राष्ट्रों के साथ ज़बरदस्ती अपने में मिलाने की कोशिश की थी और सोवियत संघ ने क्या किया था कि पूर्वी यूरोप में अपने प्रभाव का जो इस्तेमाल है वो किया और इस क्षेत्र के देशों में सोवियत संघ की सेना की व्यापक उपस्थिति ने क्या किया कि यह सुनिश्चित करने के लिए अपना प्रभाव जमाया कि यूरोप का पूरा जो पूर्वी हिस्सा सोवियत संघ के दबदबे में रहे। और क्या हुआ कि पूर्वी और दक्षिणी पूर्व यानी कि दक्षिण पूर्व एशिया तथा पश्चिम एशिया में अमेरिका के गठबंधन यानी कि अमेरिका ने गठबंधन का तरीका अपनाया और इन गठबंधनों को दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन यानी संधि संगठन या हम बात करें तो SEATO और केंद्रीय संधि संगठन यानी कि सेंटो या CENTO कहा गया। और उसके बाद देखें यहाँ पे कि इसके जवाब में क्या हुआ कि सोवियत संघ तथा साम्यवादी चीन ने क्या किया कि इस क्षेत्र के देशों यानी कि मसलन उत्तरी वियतनाम, उत्तरी कोरिया और इराक के साथ अपने संबंध मजबूत किए। कौन? सोवियत संघ, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि शीत युद्ध के कारण विश्व के सामने दो गुटों के बीच बढ़ जाने का खतरा पैदा हो गया था और ऐसी स्थिति में औपनिवेशिक शासन मसलन ब्रिटेन और फ्रांस के चंगुल से मुक्त हुए 9 स्वतंत्र देशों की जो देशों को चिंता हुई कि कहीं वे अपनी इस आज़ादी को पाने के साथ साथ खो ना बैठे, ठीक है।
पाने के साथ ही वो खो ना बैठे। अभी मैं इसे पूरा आपको समझा रही हूँ कि इसका मतलब क्या है। देखिए क्या हुआ कि जब ये दो में बट गए, यूरोप भी अपना भैया क्लियर कर लिया कि हमें इधर रहना, ठीक है। अब क्या हुआ कि कुछ हमारे एशिया के भी कुछ ऐसे कंट्रियां थी जिन्हें सोवियत संघ या अमेरिका ज़बरदस्ती अपने में मिलाने की कोशिश किया, और रसिया जो था या सोवियत संघ की बात करें तो वो कुछ को यूरोप की कुछ पूर्वी जो यूरोप के कंट्रियां हैं उन्हें जबरन अपने में मिलाने की कोशिश किया कि कम से कम ये पूर्व वाला जो हिस्सा वो पूरा का पूरा हमारा, फिर इसमें आधे अधूरे वो बीच में इधर उधर ना रह जाएं, ठीक है। तो पूरा करने की कोशिश किया, तो इसमें से कहीं ना कहीं हुआ। अब दिक्कत कहाँ पे आ गई कि जो औपनिवेशिक राष्ट्र थे, इसमें औपनिवेशिक शासन मतलब क्या था कि जिनमें ब्रिटेन का कब्जा था पहले से ही, जो ब्रिटेन फ्रांस के चंगुल में पहले से थे, जिनमें से हम भी आते हैं, ठीक है। अब वो हाल फिलहाल में आज़ाद ही हुए थे। अब दिक्कत क्या बन रही थी कि थोड़ा घटना को आप लिंक करिएगा कि 1945 में विश्व युद्ध दूसरा समाप्त होता है, 1947 में हम आज़ादी पाते हैं, और 1949 में अमेरिका अपना संगठन बनाता है, 1955 में ये सोवियत संघ अपना संगठन बनाते हैं, वार्सा की संधि होती है। लेकिन अब हमें दिक्कत आ गई कि भैया हम तो अमेरिका जा रहे हैं तो उसके दुश्मन बनते जा रहे हैं, सोवियत संघ जा रहे हैं तो अमेरिका के दुश्मन बन जा रहे हैं, यानी कि अब दोनों में तो द्वंद्व था। अब हम किधर भी और जाना जरूरी था। ये भी नहीं था कि अपने राष्ट्र वाला मामला था कि भैया जितने भी देसी रियासतें हैं तो भारत में मिलो या पाकिस्तान में मिलो या खुलेआम रहो, ऐसा भी नहीं था। हमें जाना भी, हर एक कंट्री को जाना ज़रूरी था कि वो कहीं ना कहीं तो जाएगी, ठीक है। तो इसमें से क्या हुआ, अब उनको ये डर था कि कहीं हम अपना ये सब खो ना बैठे, और गठबंधन के भेद पैदा हुए और बड़ी जल्दी उनमें दरार पड़ी। साम्यवादी चीन की यदि हम देखें कि 1950 के दशक के उत्तरार्ध में सोवियत संघ ने मतलब सोवियत संघ से क्या हो गई, अनबन हो गई। पहले तो उसने बहुत अच्छे रिश्ते बनाए, और उसके बाद क्या हुआ कि सोवियत संघ से चीन की थोड़ा बहुत तनातनी हुई, और सन 1969 में इन देशों के बीच एक भूभाग पर आधिपत्य को लेकर छोटा सा युद्ध भी हुआ। और इस दौर की एक महत्वपूर्ण घटना गुट निरपेक्ष आंदोलन का विकास है, ठीक है। और इस आंदोलन ने क्या किया कि 9 स्वतंत्र राष्ट्रों को 2 ध्रुवीय विश्व की गुटबाजी से अलग रहने का मौका दिया। और यहाँ पे यदि हम देखते हैं कि ये पूरी सिचुएशन जो बन रही थी, कभी इसके साथ कभी उसके साथ, कभी इसका कभी उसका, तो थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है। पूरा एक मैं एक शब्द को 4 बार बोल रही हूँ, 10 बार भी बोल रही होंगी, ठीक है, काउंट नहीं कर रही हूँ, कि आपसे रट जाए, वो आपके माइंड में बैठ जाए। क्योंकि मुझे भी लगता है, मुझे भी प्रेशर होता है कि भैया जल्दी ख़त्म करो, लेकिन जल्दी ख़त्म करने का ऐसा क्या मतलब है कि जो आपको समझ में ही ना आए, ऊपर से उड़ जाए। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी फिर कि भाई आप पढ़ो ही मत, जल्दी ही करना है तो कि क्या मतलब है, ठीक है। ऐसी चीज़ करो जो हमें समझ में आए, जो चीज़ें हम कर रहे हैं उसमें हमें सेटिस्फेक्शन हो कि हमने कोल्ड वार पढ़ा है तो हमें वो पूरा याद है। कोई भी आके हमसे कहीं से भी पूछ ले, हम उसे यूँ स्टोरी के टाइप में सुना सकते हैं कि भाई कोल्ड वार की क्या क्या सिचुएशन थी, कैसे कैसे पैदा हुआ, कैसे कैसे वो समाप्त हुआ, कैसे कैसे घटनाएं थी, कौन कौन से राष्ट्र थे, वो सारी चीज़ें हमारे मुख में होनी चाहिए, तब तो हम पढ़ें, अदरवाइज़ तो फिर टाइम पास है, ठीक है। खैर अपना अपना तो स्टाइल होता है। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे एक सवाल ये बन सकता है कि आखिर महाशक्तियों को अपना गुट बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, यानी कि जो आपकी महाशक्ति है, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि उन्हें अपना गुट बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, और आखिर अपने परमाणु हथियारों और अपनी स्थायी सेना के बूते महाशक्तियाँ इतनी ताकतवर थी कि एशिया तथा अफ्रीका और यहाँ तक कि यूरोप के अधिकांश छोटे देशों की साझी शक्ति का भी यदि हम देखें कि उनसे कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन हमें यह समझने की ज़रूरत है कि छोटे देश निम्न कारणों से महाशक्तियों के बड़े काम के थे। छोटे देश महाशक्तियों के कारणों, कुछ कारण ऐसे हैं जहाँ पे वो बहुत बड़े काम के थे, ठीक है। अभी वो थोड़ा सा हम देख भी लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे रीजन थे कि यहाँ पे कारण थे। और मिलना, मैंने अभी आपको बताया ना कि इनमें ये वाला नहीं था कि आप भारत में मिलो, पाकिस्तान में मिलो, या तो खुद का अपना बना लो। जैसे हरि सिंह जी ने 3 देसी रियासतें जो थी, आपका जम्मू कश्मीर था, हैदराबाद था, ये सब क्या किया कि थोड़ा सा मतलब अपना अलग का देख रहे थे। तो वहाँ पे ऐसा नहीं था, वैश्विक स्तर पे ऐसा नहीं था भैया, आपको कहीं ना कहीं तो जाना ही है। डिसाइड करो कहाँ जाना है, अब इधर मरना है या इधर मरना, वो आपके ऊपर डिपेंड करना है। क्योंकि
खाई इधर भी है, खाई इधर भी है। इसके जाओगे तो ये भी पावरफुल, दूसरे के दुश्मन, दूसरे पे जाओगे तो इसके दुश्मन, ठीक है। लेकिन अब देखिए कि क्या होता है, ये रीज़न क्या था इनका कि आना ही है या इनके लिए फ़ायदेमंद है। क्या हुआ, पहला जो था कि महत्वपूर्ण संसाधनों जैसे तेल और खनिज। मान लीजिए कि जो आपका ईरान इराक है बहुत ताकतफुल कंट्री नहीं था, लेकिन इसके पास इतना तेल है, इतना खनिज है, खनिज तो नहीं कह सकते, इतना ज़्यादा तेल है कि वहाँ से यदि नहीं आया तो कहाँ से आएगा। दिक्कत तो ये हो गई कि हमें तो हर चीज़ें अमेरिका में अवेलेबल हो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल कि हर चीज़ अमेरिका में मिल जाए आपको, बिल्कुल नहीं। भले ही हम पावरफुल हैं, हर चीज़ सोवियत संघ में मिल जाए, ये भी इम्पॉसिबल है। अभी मैंने जस्ट कुछ ही टाइम पहले आपको बोला ना कि हमारे हर देश से रिश्ते होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारे देश में नहीं है वो हमें किसी दूसरे देश से मिलेगी। तो बस हम ये नहीं कह सकते हैं कि भाई बस अब हमारा सोवियत संघी मित्र है, जान है, जिगर है, सब कुछ है, इसके अलावा कोई नहीं है। ऐसे में हम बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि जो चीज़ें चाहिए, हो सकता है कि हथियार मिल जाए हमें, हो सकता है कि ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें मिल जाए हमें रसिया से, लेकिन हमें तेल चाहिए, कहाँ से मिलेगा। हमें भोजन चाहिए, यानी कि हमें कुछ अनाजों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है या अपना खुद का देना है, तो रसिया के पास ऑलरेडी है, हम उसे कहाँ से देंगे। हमें अमेरिका हो सकता है भेजना पड़े उसे। अदरवाइज़ यदि हम उसे नहीं बेचते हैं, हमारे पास इतनी कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था भी नहीं है, और है भी तो हम इतना रख के स्टोर करके करेंगे क्या। फिर हमारी इकोनॉमिक तो डल ही हो जानी है ना, कि यदि ज़रूरत अमेरिका को है हमारे चीज़ों की, हम उसे वहाँ पे जाके एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करेंगे। इसलिए हर देश से रिलेशन होना ज़रूरी होता है। और हम जब इंटरनेशनल रिलेशन की बात करेंगे तो आप देखिएगा कि कभी भी कोई कंट्री ना सीधे डायरेक्ट रूप से ऐसे नहीं कर देते कि हम इसके साथ हाथ खड़े कर दें, हम इसके साथ, क्योंकि वो यदि इसके साथ, अभी चाइना से बिल्कुल ताज़ा सा एग्जाम्पल देखिए कि चाइना के साथ बड़ा तनातनी चल रही थी भारत की, बहुत दुश्मनी की ये लोग, सब कुछ हुआ, युद्ध भी थोड़ा बहुत, जो भी सैनिकों को ये मारे एकदम से, ऐसा नहीं कह सकते पूरा युद्ध ही हो गया, मतलब बिना शक कुछ सैनिक को इधर के मारे गए, कुछ उधर के मारे गए, ठीक है। अब क्या हुआ कि भारत ने क्या किया कि हम चाइनीज ऐप को बंद कर देंगे, बंद कर दिया, ठीक है। लेकिन भारत में आपको यदि पता हो कि दवाइयाँ जो बनती हैं, दवाइयाँ सबसे ज़्यादा भारत में बनती हैं, लेकिन दवाइयों का जो रॉ मटेरियल आता है वो चाइना से आता है, चाइना के अलावा कहीं आपको मिलेगा भी नहीं, ठीक है। वहाँ का रॉ मटेरियल लॉकडाउन लगने के बाद भी आता रहा, हमारा वहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट चलता रहा है, इतनी सारी समस्याओं के बाद भी, क्योंकि चाइना को भी पता है कि हमने इंडिया के साथ बंद कर दिया तो हमारा घाटा है, क्योंकि उसको इकोनॉमिक में प्रभाव पड़ेगा। इंडिया को भी पता है कि हमने पूरे तरीके से बैन कर दिया तो भी हमारा घाटा है, हम हर उसमें आत्मनिर्भर नहीं बन सकते हैं। ये भी बात सच्चाई की, हमें आत्मनिर्भर बनना ज़रूरी है, हर चीज़ में बन जाए ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आई होप कि अब आप समझ रहे होंगे इंटरनेशनल रिलेशन कैसे बनाए जाते हैं, कैसे हमें अपने देशों से, पड़ोसी देशों से या दूर के देशों से संबंध बना के रखने पड़ते हैं। जैसे कि हमारे रिश्तेदार हैं या पड़ोसी है, कितनी भी दुश्मनी आ जाए, कभी कभी उनके सामने भी हाथ पैर फैलाने पड़ते हैं, बेशक हम फैलाते हैं, ठीक है। तो ये बात आप देख सकते हैं। और दूसरा क्या आता है यहाँ पे कि भू क्षेत्र, ताकि यहाँ पे क्या हो कि यहाँ से महाशक्तियाँ अपने हथियारों और सेना का संचालन कर सके, भू क्षेत्र की भी हमें ज़रूरत पड़ती है, ठीक। उसके बाद तीसरा आपका आता है सैनिक ठिकाने, जहाँ से महाशक्तियाँ एक दूसरे की जासूसी कर सके, और आर्थिक मदद, जिसमें क्या हो कि गठबंधन में शामिल हुए बहुत से छोटे छोटे देश सैन्य खर्च वहन करने में मददगार हो सकते हैं। अभी देखिए कि आपको इंडिया के राजदूत अमेरिका में होंगे, रशिया में होंगे, कई सारे विदेशों में होंगे, IFS का हमें मिलता है, ठीक है। उसके बाद हमें बाहर काम करने का भी मौका मिलता है, यहाँ पे राजदूत भी बनाए जाते हैं। अमेरिका के राजदूत इंडिया में होते हैं, रशिया के राजदूत इंडिया में होते हैं, कनाडा के राजदूत इंडिया में होते हैं। क्यों होते हैं, यही रीज़न है इनका सबका, ठीक है। क्या क्या हमने 4 पॉइंट देखे कि मेजर रीजन जो छोटे देश भी बड़े देशों के काम आ सकते हैं, किस किस एरिया में, महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों, भू क्षेत्र, सैनिक ठिकाने और आर्थिक मदद, ठीक है। इनसे आप पूरा ये एक एक याद रखिएगा, और कहीं भी आंसर लिखने के लिए बिल्कुल बेदर्दे से यही पॉइंट लिख दीजिए,
आपके लिए कहीं और के कोई शब्द ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद क्या होता है कि ये ऐसे कारण थे जो छोटे देशों को महाशक्तियों के लिए ज़रूरी बना देते थे और विचारधारा के कारण भी ये देश महत्वपूर्ण थे। गुटों में शामिल देशों की निष्ठा से यह संकेत मिलता था कि महाशक्तियाँ विचारों का पारस्परिक युद्ध भी जीत रही हैं और गुट में शामिल हो रहे देशों के आधार पर वे, यदि हम देखें कि सोच सकती थी कि उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवाद समाजवाद और साम्यवाद से कहीं बेहतर है, अथवा समाजवाद और साम्यवाद क्या है कि उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवाद की अपेक्षा बेहतर है। यानी कि जो उदारवादी लोकतंत्र है वो समाजवाद और पूंजीवाद लोकतंत्र की अपेक्षा कहीं बेहतर है। और वो हम लोग लोकतंत्र पूरा पढ़ चुके हैं कि कुछ बुरा है, कुछ बहुत बुरा है, तो भैया बुरा ले लो, सही है, क्योंकि बहुत बुरा फिर बहुत ही खतरनाक हो जाएगा। ठीक है, तो ना तो कोई भी एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे करते बस लोकतंत्र तो बहुत अच्छा है, बिल्कुल इसमें कोई भी दोष पाप नहीं है, तो ऐसा भी नहीं है। यहाँ भी अंदर की गहराई तक जाओगे तो फिर उसमें से आप देखोगे कि इतना कुछ है कि आप सोचोगे कि यहीं हम डूब के कहीं मर जाएं तो बेटर होगा, बाहर ना निकलें हम। इसलिए नहीं जाना किसी की गहराई पे, चुपचाप अपना काम निकालना है, क्योंकि अच्छाई कहीं पे भी नहीं है, ना हम में है ना आप में है। ये दुनिया है, यहाँ पे सब कुछ चलता है। ठीक है, तो ये बताया गया कि कहीं ना कहीं साम्यवाद और समाजवाद या पूंजीवाद की अपेक्षा तो बेटर ही है, और क्योंकि इसमें जनता का रोल कुछ ज़्यादा ही होता है। ठीक है, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा फायदेमंद है। अब क्या था, शीत युद्ध के दायरे थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, जो कोल्ड वार हुआ था, तो इसके दौरान अनेक संकट सामने आए। ऑब्वियस है कि संकट तो आने थे, भले ही युद्ध होते होते टल गया। और क्यूबा के जिस मिसाइल संकट से हमने इस अध्याय की शुरुआत की वह इनमें से एक था। और शीत युद्ध के दौरान खूनी लड़ाइयाँ भी हुई, लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात यह भी है कि इन संकटों और लड़ाइयों की परिणति तीसरे विश्व युद्ध के रूप में नहीं बदली। ठीक है, कि ऐसा नहीं कि जान माल की हानि नहीं हुई है, लेकिन विश्व युद्ध में नहीं बदली, ये मेन बात ये है। और दोनों महाशक्तियाँ कोरिया 1950 से 53, बर्लिन 1958 से 62, कांगो 1960 के दशक की शुरुआत और कई अन्य जगहों पर सीधे सीधे मुठभेड़ की स्थिति में आ चुकी थी। और संकट गहराता गया, क्योंकि क्या हुआ कि दोनों में से कोई भी पक्ष पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ कि जब हम शीत युद्ध के दायरों की बात करते हैं तो हमारा आशय ऐसे क्षेत्रों से होता है जहां विरोधी खेमों के छोटे देशों के बीच संकट के अवसर आए और युद्ध हुए, और यहाँ की बात करें कि इनके होने की संभावना बनी। ठीक है, कि यहाँ पे कहीं पे युद्ध हुए, कहीं पे युद्ध चल ही रहे थे, उसके बाद कहीं पे यदि हम देखें कि युद्ध होने की संभावना भी बनी, लेकिन बातें एक हद से ज़्यादा नहीं बढ़ी। वो ठीक रहा कि हमने गाली मार सबकी, लेकिन बातें इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी जो कि लिमिट ही क्रॉस कर जाए कि किसी की हम हत्या ही कर दें। ठीक है, तो हालांकि जान की हानि होती, खून खराबा होता है, बट ऐसा नहीं होता कि सब भाग के शामिल हो जाओ, क्योंकि लड़ाई यदि होती दोनों की तो दोनों ही कुछ तो पुश करने वाले होते हैं पीछे से कि भैया हम सामने आ जाएं। देखिएगा, यहाँ पे जब क्या होता है कि मान लीजिए कि दोस्तों की लड़ाई हो रही, ठीक है, स्कूल कॉलेज में जब लड़ाई होती है तो अब एक मार रहा, एक पीट रहा, ठीक है, एक मरवा रहा अच्छे खासे तरीके से। अब जो उनके दोस्त होंगे ना, दोनों साइड के, वो ऐसा आगे आगे आएंगे कि हमें कोई मार ना पाए, हमारा चेहरा थोड़ा इसको दिख जाए ना कि भाई जब तेरे को मार रहे थे ना हम वहाँ पे थे, हम भी शामिल थे, एक चाटा हमको भी लगाया वो। तो हम लोग ऐसा करते हैं। तो कुछ कंट्रियाँ अभी ऐसी होती है कि हमारा नाम आ जाए, क्योंकि आगे चल के हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी, तो हम क्या करेंगे कि कहीं ना कहीं ये मदद कर सके हमारी कि हाँ कुछ भी है, पीछे पीछे ही लगा था लेकिन ये था हमारे साथ में। ठीक है, इसलिए भी देश आके शामिल होते हैं वहाँ पे लड़ने के लिए कि भाई एक देश के साथ खतरा है तो हमें भी जाके उसकी मदद करनी चाहिए। तो कुछ ऐसे भी शामिल होते हैं, कुछ तो बिल्कुल अच्छी खासी जो गहरी वाली दोस्ती होती है उसे निभाने के लिए शामिल होते हैं। लेकिन हाँ, दोनों ही तरह से दोस्त शामिल होते ही, और यानी कि जो दोस्त देश थे इनके शामिल होते, फिर विश्व युद्ध ये बनता ही, क्योंकि पूरे देश, विश्व के देश मिलके लड़ते तो विश्व तो युद्ध बनना ही था। लेकिन वही आपस में कुछ ही देश मिलके अपना निपटाते रहे। अच्छा हुआ कि आगे नहीं बढ़ा। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे
कि क्या हुआ था जो इसमें कोरिया, वियतनाम और अफगानिस्तान जैसे कुछ राष्ट्र क्षेत्रों में क्या हुआ, व्यापक जनहानि हुई, लेकिन विश्व परमाणु युद्ध से बचा जा रहा और वैमनस्य विश्वव्यापी नहीं हो पाया। कई बार क्या हुआ कि ऐसे अवसर आए जब दोनों महाशक्तियों के बीच राजनयिक संवाद जारी नहीं रह गया और इससे दोनों के बीच गलतफहमियां बढ़ी और ऐसे कई मौके आए जब शीत युद्ध के संघर्षों और कुछ गहन संकटों को टालने में दोनों गुटों से बाहर के देशों के कारगर भूमिका निभाई। और इस संबंध में गुट निरपेक्ष देशों की भूमिका को नहीं भुलाया जा सकता है। गुट निरपेक्ष की हम बात करते हैं, जो भी आपके गुट निरपेक्ष देश है, कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेताओं में एक जवाहरलाल नेहरू भी थे। अभी इसमें ये भी शामिल थे अपने इधर के। और नेहरू ने क्या किया कि उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच मध्यस्थता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कांगो संकट में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के प्रमुख मध्यस्थ की भी भूमिका निभाई इन्होंने। अतः यह बात उभर कर सामने आती है कि महाशक्तियों ने समझ लिया था कि युद्धों को हर हालात में टालना, यानी कि हर हालत में टालना जरूरी है और इसी समझ के कारण दोनों महाशक्तियों ने संयम बरता और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में जिम्मेदारी भरा बर्ताव किया। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में उन्होंने क्या किया कि जिम्मेदारी भरा बर्ताव किया, क्योंकि उन्हें समझ में आ चुका था कि अब हम दोनों की वजह से सारी कंट्रियां आपस में आने वाली हैं और सब में विवाद होने वाला है। सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है, जो कि जस्ट हम अभी अभी उभरे हैं जिससे। तब उन्होंने क्या किया कि दोनों ने ही अपने अंतर्राष्ट्रीय मामलों की, ये वर्ड आप बहुत अच्छा कहीं पे भी लिख सकते हैं, क्योंकि हिंदी में ना हमें लिखने के लिए शब्द भी नहीं मिला करते हैं, इसलिए आप इन शब्दों को ध्यान रखा करिए। यहाँ पे क्या बताया गया कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में जिम्मेवारी भरा बर्ताव किया। बहुत अच्छा है कि जिम्मेदारी भरा उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय आपसी द्वंद्व को भुलाते हुए या कुछ भी करते हुए कहीं ना कहीं उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जो उनकी जिम्मेदारी थी उसे समझा कि हमारी वजह से बहुत नुकसान हो सकता है। ठीक, और दोनों ने समझा ये बात को और इसमें संयम का तर्क ही काम कर रहा था। और हालांकि क्या हुआ कि शीत युद्ध के दौरान दोनों ही गठबंधनों के बीच प्रतिद्वंदिता समाप्त नहीं हुई थी और इसी कारण एक दूसरे के प्रति शंका की हालत में दोनों गुटों ने भरपूर हथियार जमा किए और तलवार युद्ध के लिए तैयार करते रहे। हथियारों से बड़े जखीरे को युद्ध से बचे रहने के लिए ज़रूरी माना गया और दोनों देश क्या हुआ कि लगातार इस बात को समझ रहे थे कि संयम के बावजूद युद्ध हो सकता है और दोनों पक्षों में से कोई भी दूसरे के हथियारों की संख्या को लेकर गलत अनुमान लगा सकता है और दोनों यानी कि दोनों गुट एक दूसरे की मंशा को समझने में भूल भी कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त सवाल यह भी था कि कोई परमाणु दुर्घटना हो गई तो क्या होगा, अगर गलती से कोई परमाणु हथियार चल जाए या कोई सैनिक शरारतन युद्ध शुरू करने के इरादे से कोई हथियार चला दे तो क्या होगा। देखिए, जब हम ना तलवार की नोक पे खड़े होते हैं तो भाई ये समस्या बहुत बड़ी होती है कि इधर भी हिल रहे हैं तो भी तलवार चुभेगा, उधर भी हिल रहे हैं तो भी तलवार चुभेगा, आगे बढ़ रहे हैं तो भी तलवार चुभेगा ही, पीछे हट रहे हैं तो भी तलवार चुभेगा, क्योंकि तलवार की हम नोक पे खड़े हैं। ठीक है, यही सिचुएशन बिल्कुल शीत युद्ध में आ चुकी थी दोनों के बीच में कि कहीं ऐसी घटना हो गई, मान लीजिए कि कोई गलती से एक परमाणु बम गिरा दिया, क्योंकि हर एक सैनिक संयमी नहीं होता है। हाँ, बहुत तरीके के लोग होते हैं, बहुत तरीके, कोई बहुत ही ज़्यादा, हम अपने ही आज़ादी की बात ले लें कि उग्रवादी दल भी थे, नरम दल के भी थे, गरम दल के भी थे। गरम दल वाले सीधे ही खून खराबा करने पे उतारू हो जाते थे, नरम दल वाले कहते थे भाई शांति से समझा लो। यहाँ पे भी हो सकता था कि कोई परमाणु बम गिरा दे किसी भी कहीं से भी, इधर का या उधर का, तो क्या होगा यदि कोई सैनिक गलती से एक पर भी हमला कर देता तो क्या होता, क्योंकि यदि एक पे करते आप तो मामला, क्योंकि आपने उकसा दिया उन्हें कि हमने एक पे उंगली कर दी, पूरे के पूरे टूट पड़ते। सिचुएशन बहुत ज़्यादा, मतलब आप देख सकते हैं कि कैसी बनी हुई थी। यदि आप इमेजिन करेंगे कि क्या था वहाँ का जो माहौल था, थोड़ा आप उस जगह पे जाने की थोड़ा सा आंख बंद करके कोशिश करिए कि उस टाइम पे क्या ऐसा था। ठीक है, मतलब कितना बड़ा संकट टला, कितने बड़े संयम को बरता दोनों ने, सिर्फ एक ने नहीं। ठीक है,
अब क्या हुआ कि ऐसी दुर्घटना का शिकार हुए देश नेताओं को कैसे पता चलेगा कि ये शत्रु का षड्यंत्र नहीं अथवा दूसरी तरफ से कोई मिसाइल नहीं दागी गई, बल्कि यह महज एक दुर्घटना है। तो यहाँ पे जब ऐसी घटनाएं होगी तो लोग कैसे समझेंगे कि ये तो एक दुर्घटना थी या कुछ था। तो इसका भी पूरा मतलब वो सीधे से कह सकते हैं कि अब तो भैया इधर का उधर ही होना था, कि जो भी हो सोच लो क्या करना है हमें क्या नहीं करना, अब दोनों के ऊपर ही डिपेंड था। ठीक है। अब क्या होता है कि इस कारण समय रहते अमेरिका सोवियत संघ ने कुछ एक परमाणविक और अन्य हथियारों की सीमित या समाप्त करने के लिए आपस में सहयोग करने का फैसला किया, और दोनों महाशक्तियों ने फैसला किया कि अस्त्र नियंत्रण द्वारा हथियारों की होड़ पर लगाम की जा सकती है और उसमें स्थायी संतुलन लाया जा सकता है। ऐसे प्रयास की शुरुआत सन 1960 के दशक के उत्तरार्ध में हुई और एक दशक के भीतर दोनों पक्षों ने क्या किया कि 3 अहम समझौतों पर दस्तखत किए, और ये संधियां थी परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, परमाणु अप्रसार संधि और परमाणु प्रक्षेपास्त्र परिसीमन संधि यानी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। ये तीनों ही संधियां प्लीज आप नोट करिए, जो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में होती है शीत युद्ध के दौरान। क्यों ये संधि की जाती है? क्योंकि आप हथियारों पे कंट्रोल रखें, हथियार जमा ना करते जाएं, नहीं तो कहीं ना कहीं किसी के दिमाग में भी आ गया कि यार इतने सारे बड़े इतने सब कुछ अच्छे तरीके के तलवार उलवार रखे हैं, एक दो चला के देख लिया जाए, क्या मतलब इनका रखने का। और गलती से चला देते तो फिर एक दो तलवार वो हजारों लाखों का नुकसान कर सकते थे। इसलिए इन्होंने समझौता किया कि हम क्या करेंगे, किसी भी तरीके का परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, परीक्षण प्रतिबंध संधि कि आप परमाणु परीक्षण भी नहीं करेंगे। इसके उसमें कि कोई भी देश परमाणु परीक्षण भी बिना इजाज़त के नहीं कर सकता है, और ये क्योंकि बिना इजाज़त के करेगा तो माना जाएगा कि कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो, हमला कर रहे हो। देखिए आप परमाणु का जो परीक्षण होता है ना, ये लैंड एरिया पे नहीं होता, ज़्यादातर समुद्र में ही करते हैं वो लोग परमाणु परीक्षण। ठीक है, लेकिन आप कहीं पे नहीं करोगे। ये संधि पहली थी परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, प्लीज इसे लिखिए आप। दूसरी संधि क्या थी? परमाणु अप्रसार संधि, परमाणु का आप इतना ज़्यादा विस्तार भी नहीं करोगे। और तीसरी संधि थी परमाणु प्रक्षेपास्त्र परिसीमन संधि, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। और इसके बाद महाशक्तियों ने अस्त्र परिसीमन के लिए वार्ताओं के कई दौर किए और हथियारों पर अंकुश रखने के लिए अनेक उन्होंने संधियां की कि हथियार आपके पास लिमिट में होने चाहिए, दोनों के पास, सिर्फ एक के पास नहीं कि एक जमा करता चाहे एक नहीं, दोनों संधियां यहाँ पे हस्ताक्षर करते हैं संधियों पे कि दोनों ही कंट्रोल रखेंगे। अब क्या होता है, दो ध्रुवीयता को चुनौती, गुट निरपेक्षता। ठीक है, इसके बारे में यदि हम चर्चा करें तो यहाँ पे क्या है कि हम देख चुके हैं कि किस तरह शीत युद्ध की वजह से विश्व दो प्रतिद्वंदी गुटों में बंट रहा था, और इसी संदर्भ में गुट निरपेक्षता ने एशिया, अफ्रीका और लातिनी अमेरिका के 9 स्वतंत्र देशों को एक तीसरा विकल्प दिया कि वह विकल्प था दोनों महाशक्तियों के गुटों से अलग रहने का। भाई इनमें भी अपने देश जैसे हो गया था कि दोनों महाशक्तियों में से किसी में आप ना मिले, लेकिन कुछ ही कंट्रियों को ऐसा मौका दिया गया था। और गुट निरपेक्ष आंदोलन की जड़ में क्या हुआ कि युगोस्लाविया के जोसेफ ब्राज टीटो, भारत के जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के गमाल अब्दुल नसीर की दोस्ती थी। गुट निरपेक्षता आंदोलन की जुड़े युगोस्लाविया के इन सबकी दोस्ती थी। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ कि इन तीनों ने सन 1956 में एक सफल बैठक की, और इंडोनेशिया के सुकर्णो और घाना के वामे एनक्रूमा ने इनका जोरदार समर्थन किया। ये 5 नेता गुट निरपेक्ष आंदोलन के यहाँ पे यदि देखा जाए कि संस्थापक कहलाए, और पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन जो था आपका 1961 में बेलग्रेड में हुआ, और यह सम्मेलन कम से कम 3 बातों पर परिणित था। कौन कौन सी वो बातें थी? एक था कि इन 5 देशों के बीच सहयोग रहेगा, दूसरा था शीत युद्ध का प्रसार और इसके बढ़ते हुए दायरे, और तीसरा था आपका कि अंतर्राष्ट्रीय फलक पर बहुत से नव स्वतंत्र अफ्रीकी देशों के नाटकीय उदय, और 1960 तक संयुक्त राष्ट्र संघ में 16 नए अफ्रीकी देश बतौर सदस्य शामिल हो चुके थे। अब क्या हुआ यहाँ पे कि पहले गुट निरपेक्ष सम्मेलन में 25 सदस्य देश शामिल हुए, और समय गुजरने के साथ गुट निरपेक्ष आंदोलन की सदस्य संख्या बढ़ती गई, और 2006 में क्या हुआ कि हवाना यानी कि क्यूबा में हुए 14वें सम्मेलन में क्या हुआ कि 116 सदस्य देश और 15 पर्यवेक्षक देश
इसमें शामिल होते हैं। और जैसे जैसे यदि हम देखें कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक लोकप्रिय अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में बढ़ता गया, वैसे वैसे इनमें विभिन्न राजनीतिक प्रणाली और अलग अलग हितों के देश शामिल होते गए। फिर बाद में इनका जो वर्चस्व था वो बढ़ता गया और अलग अलग देश यहाँ पे आके शामिल होते गए। पहले 5 देश ही मिलके स्टार्ट करते इसे, और इसके बाद इससे गुटनिरपेक्ष आंदोलन में के मूल रूप में बदलाव आया। और इसी कारण क्या हुआ कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सटीक परिभाषा कर पाना कुछ मुश्किल है। और वास्तव में यह आंदोलन क्या है, दरअसल यह आंदोलन क्या नहीं है, यह बताकर इसकी परिभाषा करना ज़्यादा सरल है कि ये जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है तो क्या है। तो ये तो थोड़ा डिफाइन करना मुश्किल है, क्या नहीं है ये बताना पाना यहाँ पे बताया जा रहा है कि थोड़ा आप सही मान सकते हैं। और यह महाशक्तियों के गुटों में शामिल ना होने का आंदोलन है। अब ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या था, आप लोगों के माइंड में भी अभी आ रहा होगा कि कई बार गुटनिरपेक्ष बोलते जा रहे। इसका मतलब क्या था कि इन्होंने जो आंदोलन बनाया कि हम किसी भी महाशक्ति में शामिल ही नहीं होंगे, सीधे से कि हम किसी में शामिल नहीं होंगे, ठीक है। इन दोनों में से, क्योंकि दोनों की ज़रूरत है यार, हम किस में शामिल हो जाएं, हम इनडायरेक्टली कहीं से भी शामिल हो, लेकिन हमें ज़रूरत दोनों की है। तो इसमें इन लोगों ने ये आंदोलन बनाया, अपना देश भी शामिल था, हम किसी में शामिल ना होंगे, इसका मेन उद्देश्य था, ठीक है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या था कि हम 2 महाशक्तियों में से किसी में भी शामिल ना होने का आंदोलन था, ये बात आप याद रखिएगा। और महाशक्तियों के गुटों से अलग रहने की इस नीति का मतलब यह नहीं है कि इस आंदोलन से जुड़े देश अपने को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग थलग रखते हैं या तटस्थता का पालन करते हैं। गुटनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है कि पृथकतावाद नहीं है। पृथकतावाद का अर्थ होता है अपने को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से काट कर रखना। तो इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं कि आप अंतर्राष्ट्रीय मामलों से काट के रख दो, हाँ ये है कि हम इन दोनों में शामिल नहीं होंगे, इसका मतलब ये था, ठीक है। और यहाँ पे देखें कि अपने को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से ये अलग रखना बिल्कुल नहीं था। और 1787 में अमेरिका में स्वतंत्रता की लड़ाई हुई थी, और इसके बाद से पहले विश्व युद्ध की शुरुआत तक अमेरिका ने क्या किया कि अपने को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग रखा, और उसने पृथकतावाद की विदेश नीति को क्या किया, अपनाते हैं। और इसके विपरीत यदि हम देखें कि गुटनिरपेक्ष देशों ने, जिसमें भारत भी शामिल है, शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिद्वंदी गुटों के बीच मध्यस्थता में सक्रिय भूमिका भी निभाते हैं। और गुटनिरपेक्ष देशों की ताकत की जड़ उनकी आपसी एकता और महाशक्तियों द्वारा अपने अपने खेमे में शामिल करने की पुरजोर कोशिश के बावजूद ऐसे किसी खेमे में शामिल ना होने के उनके संकल्प में है, ठीक है, कि हम किसी में नहीं होंगे। और गुटनिरपेक्षता का अर्थ तटस्थता का धर्म निभाना भी नहीं है, और तटस्थता का अर्थ होता है मुख्यतः युद्धों में शामिल ना होने की नीति का पालन करना, ठीक है। यहाँ पे क्या है इसका मतलब कि तटस्थता का धर्म निभाना भी नहीं है। और इसका तटस्थता का मतलब क्या होता है आपका कि युद्ध में शामिल ना होने की नीति का पालन करना। और तटस्थता की नीति का पालन करने वाले देश अपने लिए यह जरूरी नहीं कि वह युद्ध को समाप्त करने में मदद करे, ऐसे देश युद्ध में संलग्न नहीं होते, और ना ही युद्ध के सही गलत होने के बारे में उनका कोई पक्ष होता है। दरअसल क्या होता है कि कई कारणों के गुटनिरपेक्ष देश, जिसमें भारत भी शामिल है, युद्ध में शामिल हुए, और इन देशों ने क्या किया कि दूसरे देशों के बीच युद्ध को होने से मतलब टालने के लिए काम किया, और हो रहे युद्ध के अंत के लिए प्रयास भी किए हैं, ठीक है। तो ये जो गुटनिरपेक्ष वाला है ना, मतलब गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, 100 बात की एक बात आप कह दो कि हम किसी भी अंतर्राष्ट्रीय यानी कि किसी भी महाशक्ति में शामिल ना होंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध भूल जाएं, अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन भूल जाएं, बिल्कुल भी इसका मतलब ये नहीं है। अदर कंट्रियों से हम रिश्ते भूल जाएं, ये भी इसका मतलब नहीं है। हम सारे अपना जितना भी हमारा व्यापार चल रहा है, जितना भी जो कुछ चल रहा है वो सब बंद कर दें। हम रसिया से भी बराबर करेंगे, अमेरिका से भी करेंगे, और हम अदर कंट्रियों से भी करेंगे, ठीक है। आई होप कि आप इसका मतलब समझ गए होंगे। और उसके बाद है 9 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। और प्लीज़ नहीं समझ में आया कुछ भी, कोई भी टॉपिक, कोई भी पॉइंट, कोई भी वर्ड,
आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपका उसका आंसर बखूबी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन के साथ फिर से मैं देने की कोशिश करूँगी, ठीक है। क्योंकि कोशिश ही कर सकते हैं, आप समझ जाएं। एक बार में तो अच्छा है, कुछ 2 बार में समझते, कुछ 3 बार में समझते हैं, तो बार बार वीडियो भी देखेंगे। देखिए कंसेप्ट क्लियर होंगे तो चीज़ें हम बहुत आसानी से लिंक करते जाते हैं और समझ भी आता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसको बात करेंगे, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था क्या कैसे है। तो आप लोग बस पढ़ते रहिए। थोड़ा सा आज का जो होमवर्क है वो नाटो है, और नाटो को आपको कंप्लीट करना है अच्छे तरीके से, ठीक है। तो उसे आप कंप्लीट कर लीजिए, बेहतर होगा, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं वो हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है और पढ़ना भी ज़रूरी है। अभी ये देखिए, ये टॉपिक जो है ना, भारत और शीत युद्ध, अभी इसका भी देखेंगे। नेहरू जी का नाम तो आ ही चुका है कि उन्होंने किस तरीके से गुट निरपेक्षता की स्थापना करते 1961 में। कई सारे, नेहरू जी अकेले नहीं थे, 5 थे पहले, फिर उसके बाद बहुत सी कंट्रियाँ धीरे धीरे शामिल होती गई थी, ठीक है। तो ओवरऑल आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा, और फिर से कि नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट।